हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास यूनिट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, टाइम खराब न करते हुए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास पीरियोडिसिटी क्या होती है। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि हमारे पास पीरियोडिसिटी क्या होती है। द रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट प्लेस्ड इन ए ग्रुप आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डेफिनिट गैप्स ऑफ द एटॉमिक नंबर। देखो भाई, क्या होता है, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो कि हमारे पास ग्रुप्स के अंदर अरेंज किए गए थे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल थी। इसके अंदर मान लिया मेरे पास ये पहला ग्रुप है, मान लिया ये हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, ठीक है, ये वाला। अब इसके अंदर ये एक ही ग्रुप के अंदर क्यों रखे गए हैं? क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टीज थी ना, कुछ हद तक सिमिलर थी, लेकिन इनके अंदर एटॉमिक नंबर का गैप है। देखो, 1, 3, 11। तो कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर है, इसलिए इनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? पीरियोडिसिटी। तो आफ्टर ए सर्टेन नंबर, आफ्टर ए सर्टेन एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? पहला हमारे पास हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फर्स्ट होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये हो गया। और सीजियम के हमारे पास आता है फ्रेंसियम। यहाँ पर हमारे पास 3, 11, 37, 55। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आफ्टर ए सर्टेन, फॉर एग्जांपल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो क्या आ जाएगी? 1s2, 2s1। वैसे इसकी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3s1। इसकी करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4s1। इसकी करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5s1। ठीक है, ऐसे आएगा। अब देखो, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होने की वजह से, मतलब कि इनके जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 है। इनकी वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब रिएक्शन करने की क्षमता है, किसी और कंपाउंड से जुड़ने की प्रोबेबिलिटी है, वो भी सेम ही होगी। ठीक है, तो इसलिए इनको एक सेम ग्रुप के अंदर रखा गया और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? पीरियोडिसिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारे पास एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप्स के अंदर। हमें पता है, जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं ग्रुप के अंदर, हम टॉप टू बॉटम चलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊं, ये रहा। देखो ध्यान से, जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप्स के अंदर चलते हैं, जैसे हाइड्रोजन से लिथियम की तरफ गए, लिथियम से सोडियम की तरफ गए, सोडियम से पोटेशियम की तरफ गए, तो जो इनका एटॉमिक साइज है ना, वो बढ़ता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी नंबर ऑफ सेल है वो बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर हाइड्रोजन की एक सेल है, जिसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, उसके बाद लिथियम की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक और सेल बढ़ जाएगी, एक और सेल बढ़ जाएगी, इसका साइज हुआ बड़ा। उसके बाद अगर हम सोडियम की बात करें, मैं इधर लिख लेता हूं, तो हमारे पास एक और सेल बढ़ जाएगी। देखो ये। और ऐसे करते करते जब हम सीरियम या फ्रेंसियम तक पहुंचेंगे, तब तक इनका साइज बहुत बड़ा हो चुका होगा। तो इसलिए हम ये कहा जाता है कि जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप्स के अंदर चलते हैं, तो जो हमारे एलिमेंट का साइज है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ग्रुप्स के अंदर क्या हो जाता है?
साइज बढ़ता है इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज ड्यू टू द नंबर ऑफ शेल आल्सो इंक्रीजेज। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती रहती है। अब पीरियड्स के अंदर देखते हैं, पीरियड्स के अंदर जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है उसके साथ एटॉमिक नंबर में हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और वो इंक्रीज होते चले चले जाते हैं। मान लिया मेरे पास एक ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मान लिया 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है इधर, और बाहर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है, ठीक है। और एक और है मेरे पास, मान लिया मेरे पास ये है, इसके अंदर मेरे पास है 50 प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये बताओ कौन ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा खींचेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो नंबर में ज्यादा होंगे यानी 50 प्रोटॉन। तो वैसे ही जैसे हम पीरियड के अंदर चलते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के अंदर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होता जाता है, जैसा कि आपको मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर दिखा देता हूं। देखो भाई, जब हम हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ चले, जब हम बेरिलियम से बोरॉन की तरफ चले, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ चले, तो क्या होता जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है, इसलिए हीलियम का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। और जैसे ही हम इस तरफ जाएंगे तो साइज छोटा होता जाएगा। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड की तरफ प्रेजेंट है। तो आपको समझ में आ गया कि एटॉमिक साइज पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे वारी करता है एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, एटॉमिक साइज। अगर आप एटॉमिक साइज याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी ही एटॉमिक साइज से रिलेटेड है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं क्या होगा। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक एटम है, ठीक है, इसकी सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ये अगर मेरे पास ये जो एटम है, ये अगर लार्ज साइज का होगा, देखो एक तो मेरे पास ये एटम है, एक मेरे पास ये एटम है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इनमें से किस में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो लगेगी बताओ? आयनाइजेशन एनर्जी इसमें ज्यादा लगेगी, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि इसका साइज छोटा, साइज छोटा है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज्यादा ही शक्ति से, बहुत ज्यादा ही फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से, और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ बाउंडेशन है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ वो कम होगा, इसलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो हम देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप। हमें पता है ग्रुप्स के अंदर क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज होता है तो जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी। द आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप डिक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक साइज, है ना। ऊपर वाले जो एलिमेंट्स थे उनका साइज होता छोटा, और जो हमारे पास नीचे वाले एलिमेंट्स थे उनका साइज होता बड़ा। तो बड़े साइज के एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ही एनर्जी देते ही बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं होता। आया समझ में? आगे अब पीरियड्स के अंदर देखो भाई, हमें पता है पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट चलते हैं जब, साइज हो जाता है डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास साइज है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो साइज कम, अगर साइज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट था आयोनाइजेशन एनर्जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है। सबसे पहला हमारे पास एटॉमिक साइज और सेकंड है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले एटॉमिक साइज देख लेते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था, मैं एग्जांपल ही ले लेता हूं। मान लिया मेरे पास ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ध्यान से देखना, हमें पता है जब हम टॉप टू बॉटम जब हम कहां पर चलेंगे, ग्रुप्स के अंदर चलेंगे, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स भी ज्यादा होंगी। ऐसे ही एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इसका साइज इतना बड़ा है, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो इस न्यूक्लियस के तरफ ज्यादा बाउंडेड होगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड होगा। और यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ये न्यूक्लियस से काफी दूरी पर चला गया है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कम बाउंडेड होगा किससे, न्यूक्लियस से। तो जो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी यहाँ पर जो एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा देनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी ही एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के। जैसा कि साइज बड़ा होता जाता है एलिमेंट्स का, वैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि मान लिया मेरे पास ये कोई भी एटम है, ये कोई भी एटम है और न्यूक्लियर चार्ज इसका बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट किए हुए है। तो हमें जो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो आयोनाइजेशन एनर्जी है न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो साइज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आ गया समझ में। उसके बाद देखते हैं एक नया टॉपिक, उसका नाम है हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम शिल्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं आसान लैंग्वेज के अंदर। मान लिया मेरे पास कोई भी एक एटम है, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक एटम है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और हमें पता है कई एटम ऐसे होते हैं जिनके अंदर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब मान लिया अगर हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके चलें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन जब हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एलिमेंट लेके चले, लाइक मैंने सोडियम ले लिया, इसका 11 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 11। तो यहाँ पर हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो जो 11 इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग शेल के अंदर प्रेजेंट है। तो कुछ बाहर वाली शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, कुछ अंदर वाले शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, है ना।
इतना आया समझ में? अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, जिनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोला जाता है। अब मान लिया हमें पता है हर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए है। किससे? न्यूक्लियर चार्ज से। न्यूक्लियर चार्ज से हर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है न्यूक्लियस। अब मान लिया इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है। अब ये हमारे पास बाहरी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसको भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बीच में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया एक और। इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमें पता है जो नेगेटिव चार्ज है और एक और नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो देखो जो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और ऑन द अदर हैंड जो मेरे पास ये न्यूक्लियस है इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो जो हमारे पास, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन उससे कम फोर्स को फील करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बीच में हमारे पास ये रिपल्सिव फोर्स भी आ गया इस इलेक्ट्रॉन का। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स प्लस में रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करके कुछ ना कुछ हमारे पास नेट नेट न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा। नेट न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा। ठीक है। कहने का मतलब क्या है? जो ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन इनर सेल के अंदर प्रेजेंट है, देखो इनर सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर के चार्ज को सील्ड कर लेगा। ठीक है, सील कर लेगा, ऐसे सील्ड कर लेगा। और जितना चार्ज इस इलेक्ट्रॉन तक, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना चाहिए था, उतना चार्ज ना पहुंच करके कुछ ना कुछ कम चार्ज पहुंचेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो कितना शील्ड हुआ उसी वो चार्ज हम निकालते हैं। और इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? मैं एक बार और समझा देता हूं। हमारे पास देखो बाहर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था यहां पर। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने इस न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर लिया और जितना चार्ज इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना चाहिए था उससे कम पहुंचेगा। ठीक है, तो ये नेट चार्ज क्या करेगा? फील करेगा इस न्यूक्लियस का। अब वो कितना चार्ज फील करेगा वो हम निकालते हैं। हमारे पास एक रूल होता है जिसे बोला जाता है स्लैटर रूल, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये था हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अब देख लेते हैं कि थ्योरी के अंदर क्या लिखना है। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्सिव प्रेजेंट इन द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने बताया था हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होता है न्यूक्लियस का। जो हमारे पास चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। लेकिन इनर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और बाहर वाले सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, है ना, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। The force of attractive and repulsive are cancelled by each other. So net force experienced by the valence electron, nuclear charge is shielded by the inner electron called shielding effect. तो जो हमारे पास न्यूक्लियर का चार्ज है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा शील्ड कर लिया जाता है, इसलिए बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ नेट चार्ज क्या करेगा? फील करेगा, कुछ ना कुछ कम चार्ज फील करेगा, और उसको ही हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट लो, अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे पास शील्डिंग लो होगी तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा फील करेगा, अगर शील्डिंग वेरी हाई होगी तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम फील होगा। ठीक है, उसके बाद द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को किससे डिनोटेड किया जाता है? जेड इफेक्टिव से या फिर जेड स्टार से। ठीक है, किससे डिनोटेड किया जाता है बताना एक बार? जेड इफेक्टिव से
या फिर जेड स्टार। ठीक है, अब जो जेड स्टार है उसको कैसे निकालते हैं, जितना हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है माइनस सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे क्या है, सिग्मा है कितना चार्ज शील्ड किया, कितना चार्ज शील्ड किया वो सिग्मा है, वो हम निकालेंगे आगे देखेंगे। और जेड हमारे पास है टोटल न्यूक्लियर चार्ज। अब टोटल न्यूक्लियर चार्ज कहां से निकालेंगे, हमारे पास हमें पता है टोटल न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के। अब जितना एटॉमिक नंबर होगा एटम का, उसके अंदर से हम कितना शील्ड किया गया वो निकाल देंगे, तो हमारे पास जो नेट चार्ज है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। नाउ जेड इफेक्टिव कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्लैटर रूल। हमारे पास एक रूल, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्लैटर, उसने ये रूल दिया था, तो इस रूल का नाम है स्लैटर रूल, जो कि किसके लिए दिया था, जेड इफेक्टिव को निकालने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो जेड इफेक्टिव है किसके इक्वल होगा, वो एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, या स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम एस से डिनोटेड कर सकते हैं या फिर सिग्मा से। किससे, एस से या फिर सिग्मा से, सिग्मा से। ठीक है, अब हमारे पास एक टेबल है, आप उस टेबल को याद ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि तभी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे देख लेते हैं, इस टेबल के अंदर क्या लिखना है वो हम देख लेते हैं। हमें ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल याद रखना होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है, तो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं एस एंड पी ऑर्बिटल, यहाँ पर डी एंड एफ ऑर्बिटल। ठीक है, उसके अंदर, उसके बाद हम मान लेते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, पॉसिबिलिटी है कि वो 3 सेल के अंदर प्रेजेंट हो। अब एन सेल कौन सी है, जो सबसे बाहरी सेल होती है। ध्यान रखना ये मेरे पास क्या है, कोई भी एटम है। ठीक है, एटम के चारों ओर हमारे पास सेल है, और जो बाहर वाली सेल है उसको हम एन से डिनोट करते हैं। जो सेकंड लास्ट सेल होती है उसको हम एन माइनस वन से, और जो हमारे पास थर्ड लास्ट सेल होती है उसको एन माइनस टू से। ठीक है, इसके लिए अगर हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल के अंदर प्रेजेंट हो, और इस सेल का जो ऑर्बिटल है वो अगर एस या पी हो, तो उसके लिए हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, 0.35। ठीक है, आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, हम एक एग्जांपल करेंगे उससे अच्छे से समझ में आएगा। इसकी वैल्यू 0.35 आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.85, इसकी वैल्यू आएगी 1.00, यहाँ पर भी 1.00। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है अगर n माइनस वन सेल के अंदर प्रेजेंट हो इधर, और वो किसके अंदर प्रेजेंट हो, s या p सब सेल के अंदर प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम, पर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ठीक है, आपको ये टेबल याद ही कर लेनी है अच्छे से। तो चलिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो जेड इफेक्टिव पर बेस्ड है। ठीक है, तो कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर वन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स 2p ऑफ द ऑक्सीजन एटम विच हैज द कॉन्फ़िगरेशन। देखो सबसे पहले इसका सोल्यूशन के अंदर देखो क्या करते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इसका हमारे पास कितना एटॉमिक नंबर होता है, 8। कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p में 4। इन्होंने ये बोला है कि हमारे पास जो 2p ऑर्बिटल है उसका एक इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जिस भी ऑर्बिटल का हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है उसका एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाएगा। यहां पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम 3 ही इलेक्ट्रॉन का काउंट करेंगे, क्योंकि अब वो क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि उसी का तो हम निकाल रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जिस इलेक्ट्रॉन का हम स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं वो खुद को थोड़ी ना स्क्रीन करेगा, खुद को थोड़ी ना शील्ड करेगा, वो दूसरों को शील्ड करेगा। इसलिए जिस भी इलेक्ट्रॉन का हम स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं, हम उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट नेग्लेक्ट करके चलेंगे।
ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, दो ग्रुप्स बना लेते हैं ऐसे, 1s2 2s2 2p में 4, ये बना लिए। ठीक है, ये हमारे पास बाहर वाली सेल हो गई, ये अंदर वाली सेल हो गई n-1। ठीक है, सबसे पहले तो हमें हमारा फॉर्मूला है जेड इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जेड माइनस सिग्मा। हम सिग्मा की वैल्यू निकालने हैं, जेड की तो हमें पता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, माइनस हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से हम सिग्मा की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर ये वैल्यू निकल जाएगी तो जेड इफेक्टिव हमारे पास निकला निकला आ जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा, तो सिग्मा की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। सबसे पहले देखो, यहां पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मल्टीप्लाई n-1 सेल के अंदर, n-1 सेल और s ऑर्बिटल के अंदर कितनी वैल्यू थी, ध्यान से देखो, n-1 के अंदर और s या p ऑर्बिटल के अंदर 0.85 थी, तो हम यहाँ पे 0.85 रखेंगे। ठीक है, प्लस अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 7, लेकिन हम एक इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करेंगे, तो यहां पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस मल्टीप्लाई। ठीक है, और n सेल के लिए, s और p के लिए कितनी वैल्यू थी बताओ, n के लिए 0.35, यहां पर हमारे पास 5 आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, तो हम जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जेड की वैल्यू 8 है, माइनस सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 3.45 आ गई, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 4.55 आ गया, तो ये हमारे पास जेड इफेक्टिव आएगा, यानी इतना चार्ज, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज अपने ऊपर फील करेगा। ठीक है, आई होप आपको इस न्यूमेरिकल से अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।